कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में कई सवाल खड़े हुए उसके प्राइवेट पार्ट में सीमेन को लेकर, जिसके बारे में पहले तो कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन मिला है। अब ऐसे में एक और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सीमेन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सीमेन किसी के प्राइवेट पार्ट में ना मिले तो क्या उसे रेप नहीं माना जाएगा। कानून इसको लेकर क्या कहता है, और इससे भी गंभीर सवाल है कि कानून में रेप की परिभाषा क्या है। इस पर बातचीत के लिए हम अपने बेहद खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। उसमें सबसे गंभीर बात तो ये समझिए कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो हैं वो साफ कहते हैं कि अगर वीर्य यानी सीमेन की मौजूदगी पाई जाती है तो यह स्पष्ट रूप से बलात्कार का केस होता है। लेकिन वीर्य की मौजूदगी न पाए जाने से बलात्कार को खारिज भी नहीं किया जा सकता। मसलन मान लीजिए कि किसी महिला का रेप हुआ हो और उसके प्राइवेट पार्ट में सीमेन ना मिले, यानी वीर्य यानी स्पर्म ना मिले, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका बलात्कार नहीं हुआ। दूसरी तरफ कहा जाता है कि घटना और मेडिकल जांच के बीच कितना वक्त गुजरा, इस बात पर कई चीजें निर्भर करती हैं कि जांच में क्या पाया गया और क्या नहीं। तो क्या वीर्य की मौजूदगी ही रेप का सबूत होती है? कानूनी विशेषज्ञ दरअसल मानते हैं कि इस थ्योरी में किसी तरीके का दम नहीं है। वीर्य की मौजूदगी न पाए जाने से पुलिस रेप का केस खारिज कर दे, ये भी नहीं हो सकता। पहले भी कोर्ट ने कई बार इस बात को लेकर कहा है कि स्पर्म की मौजूदगी न होना इस बात का इकलौता सबूत नहीं हो सकता कि रेप हुआ है या नहीं। परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा था कि बलात्कार को साबित करने के लिए वीर्य की मौजूदगी जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी के इस पैसेज को माना था। ये पैसेज क्या है समझ लीजिए। ये पैसेज है, रेप के मामले में अपराध साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि लिंग के पूरे प्रवेश के साथ हाइमन टूटे और वीर्य का उत्सर्जन हो। लिंग का आंशिक प्रवेश, वीर्य हो या ना हो, यहां तक कि लिंग के प्रवेश की कोशिश भी कानून के लिए पर्याप्त उद्देश्य है। जननांग पर किसी घाव के बगैर, वीर्य के दाग छोड़े बगैर भी रेप का अपराध कानूनी तौर पर पुष्ट हो सकता है। एक और जजमेंट है वाहिद खान बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लिंग का आंशिक प्रवेश भी बलात्कार के अपराध की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के स्टेट बनाम बाबूनाथ केस, तारकेश्वर साहू बनाम बिहार स्टेट, अमन कुमार बनाम हरियाणा स्टेट, राज भौमिक बनाम त्रिपुरा स्टेट जैसे कई मामलों में कोर्ट ने कई बार यही बात दोहराई है। तो क्या है रेप की कानूनी परिभाषा? दिल्ली के बेहद चर्चित 2012 सामूहिक बलात्कार कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने रेप और यौन शोषण मामले के लिए संशोधन सुझाए जाने के बाद मार्च 2013 में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया। इस बदली परिभाषा के मुताबिक महिला के जननांग, मूत्रांग या गुदा में उसकी मर्जी के बगैर जबरन शरीर के किसी भी अंग या किसी और चीज का प्रवेश रेप माना जाएगा। इस परिभाषा में जबरन ओरल सेक्स भी शामिल है। तो क्या पीड़िता के बयान की अहमियत होती है? कानून के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि बलात्कार पीड़िता के बयान की पुष्टि की जरूरत होती है। ऐसे में कई मामले सामने आ चुके हैं जब कोर्ट ने मौत से पहले दिए गए पीड़ितों के बयान के आधार पर बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराने की कवायद की है। हाथरस की घटना पर भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने आई थी। अब चलिए आपको हम सुनाते हैं बेहद खास बातचीत सीनियर एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी से, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि सीमेन यानी वीर्य यानी स्पर्म को लेकर कानून में क्या कहा गया है और रेप की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या कहती है। देखिए, जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे उसकी पुष्टि ऑनरेबल कोर्ट ने भी जैसा कहा कि सोशल मीडिया की बातें हम कोर्ट में नहीं करते, क्योंकि कोर्ट में जब बातें होती हैं तो प्रॉपर एविडेंसेस पे बात होती है, विटनेसेस पे बात होती है। जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वो हम आम जन में या सोशल मीडिया पे बात करते हैं आम बोलचाल से बहुत डिफरेंट होती है। अब बात अगर इसकी करें, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या सिर्फ स्पर्म मिलना किसी महिला के या किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में ही इस बात की पुष्टि करता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कोरी अफवाह भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो रेप की डेफिनेशन है, जब आप रेप के डेफिनेशन पढ़ेंगी तो उसमें 4 पार्ट हैं रेप के डेफिनेशन में। एक तो ये है ही है कि अगर पेनिस को इंसर्ट करता है विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन, वो। और एक मैं आपको अगर बहुत इसको मैं खुल के बताऊं तो
एक वजाइना का पार्ट होता है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा में भी अगर पेनिट्रेशन होता है तो भी उसको रेप माना जाता है। दूसरी डेफिनेशन है जो रेप की, उसमें है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर पेनिट्रेशन होता है प्राइवेट पार्ट्स में, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई और दूसरे प्रकार की कोई चीज हो सकती है, तो भी उसको रेप की कैटेगरी में माना जाता है। तीसरा, अगर मान लीजिए कि वुमेन की किसी भी बॉडी पार्ट को ऐसे मैनिपुलेट करके और पेनिट्रेशन किया जाता है उसके प्राइवेट पार्ट में, उसको भी रेप माना जाता है। चौथा, अगर माउथ जो रेपिस्ट होता है उसने अपने माउथ को भी या टंग को भी यूज किया अगर पेनिट्रेशन के लिए उसके प्राइवेट पार्ट में, तो वो भी रेप माना जाता है। तो ये 4 कैटेगरी जो होती हैं वो रेप की, और इन सबके लिए जो सबसे मूल चीज बात होती है कि उसके विल, महिला के विल के अगेंस्ट में, उसके कंसेंट के अगेंस्ट में होती है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है रेप के कैटेगरी के लिए, वो सबसे बड़ी बात होती है कि महिला की विल नहीं है, महिला की इच्छा नहीं है और महिला का कंसेंट नहीं है। तो अगर महिला का कंसेंट नहीं है तो ये चारों चीजें जो मैंने बताई वो रेप की कैटेगरी में आती हैं। और इस जो अभी हम कोलकाता वाला मसले पे मैं आता हूँ, इस मसले में देखिए, अगर हम मान भी लेते हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सीमन वो मिला है या नहीं मिला है, अगर वो सीमन मिला है तो देखिए अब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिला है तो जो जैसे सोशल मीडिया पे ही मैंने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज्यादा चोट के निशान है, दैट मीन्स कि कुछ गलत हुआ है उस महिला के साथ। अब एक व्यक्ति ने रेप किया है, कितने व्यक्तियों ने रेप किया, वो जब रिपोर्ट्स आएगी, एक्सपर्ट उसके जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट जब इस पे बात करेंगे, तब जब कोर्ट में गवाहियां होंगी तब ये क्लियर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।